हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यांत्रिक एकता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी अलगता, ऑप्शन सी द्वेष या ऑप्शन डी प्रेम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए समानता। आइए अब देख लेते हैं कि यांत्रिक एकता क्या होती है। उससे पहले हमें जानना होगा कि जैसे दुर्खिम की प्रख्यात पुस्तक सोशल डिवीज़न ऑफ लेबर 2 भागों में बटी है, जिसमें प्रथम भाग में सामाजिक एकता का विश्लेषण किया गया है। सामाजिक एकता क्या होती है? जैसे किसी समूह या समाज की उस स्थिति को सामाजिक एकता कहेंगे जिसमें सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग, सद्भाव, मेल मिलाप या सामूहिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसे हम सामाजिक एकता कहेंगे। ठीक है। जब सामाजिक एकता का स्वरूप में परिवर्तन होता है तो यह परिवर्तन यांत्रिक एकता में और सावयवी एकता में 2 भागों में बट जाता है। अब यांत्रिक एकता क्या होगी? जो कि इसमें लिखा हुआ है, यांत्रिक एकता की विशेषता एक रूपता है। मतलब ये जो यांत्रिक एकता है ये अविकसित या आदिम समाजों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आदिम समाजों का जो संगठन होता था वो बहुत ही छोटा होता था, आवश्यकताएं भी बहुत ही कम होती थी और सभी लोग, राजा जो भी वहाँ का होता था, उसी के जो भी परंपराएं थी, जो भी वो कहता था उसको आँख मूंद कर यंत्रवत उस पर कार्य करते रहते थे। तो उसमें ये होता था कि यांत्रिक एकता में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व ना सोच के समूह के बारे में सोचता था, इसलिए इसे यांत्रिकी एकता कहा जाता था। वहीं अगर हम बात करें सावयवी एकता की, तो सावयवी एकता जो कि हमारा आधुनिक समाज में देखने को मिलता है, सावयवी एकता एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना अलग अलग खंडों या अंगों में विभाजित होती है। प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है। जैसे अंग के बारे में अगर, जैसे राजनीतिक अंग, केंद्रीय अंग, सांस्कृतिक अंग और आर्थिक अंग, ये सभी मिलकर के कार्य करते हैं। और इसमें जो व्यक्ति होता है वो व्यक्तित्व मतलब अपने अस्तित्व के बारे में सोचता है, ना कि सामूहिक अस्तित्व के बारे में। तो समझ में आ गया होगा, यांत्रिक एकता में एक रूपता, जबकि सावयवी एकता में व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन के विश्लेषण में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी आविष्कार, ऑप्शन सी विधिवाद या ऑप्शन डी रिट्रीजम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अलगाव। आइए जान लेते हैं विचलन क्या होता है। समाजशास्त्र में विसंगति या विचलन, जो भी आप कहें, शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग इमाइल दुर्खिम द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने आत्महत्या में ये विचलन या विसंगति के बारे में बताया था। ठीक है। लेकिन मर्टन ने इसमें विचलन या विसंगति का एक व्यापक अर्थ प्रस्तुत किया। मर्टन ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में भेद करते हुए बताया कि किसी समाज की सांस्कृतिक संरचना के लक्ष्यों एवं हितों का निर्धारण करती है, जबकि सामाजिक संरचना उन अवसरों की संरचना को दर्शाती है जो कि मान्यता प्राप्त साधनों द्वारा सांस्कृतिक लक्ष्य की प्राप्ति की नियंत्रित करते हैं। अतः बहुत ही इजी शब्दों में अगर बात की जाए तो मर्टन के अनुसार जब किसी भी समाज के लक्ष्य और साधन स्पष्ट होते हैं तथा समान रूप से वितरित होते हैं तो वो जो समाज कहा जाएगा वो एक आदर्श समाज कहा जाएगा। लेकिन जब यही लक्ष्य और साधन अनियंत्रित या असंतुलित होते हैं
तो वहाँ की जो स्थिति होगी उस समाज की, उसमें उसे ही हम विसंगति कहेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए, समाज के लिए उसकी शक्ति की महत्ता। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आकर्षण। ऑप्शन सी, राजनीतिक अनुयायी। या ऑप्शन डी, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्ति से प्रभावित करने की योग्यता। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपने अनुयायी को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। तो आइए जानते हैं अब सत्ता क्या होती है। सत्ता, जिसके बारे में मैक्स वेबर ने बोला है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता उस सामाजिक स्थिति का घोतक होती है जिसमें अनुयायी जो होता है वे स्वैच्छिक रूप से आदेशों का पालन करते हैं। आदेश का स्वेच्छा से पालन करने का कारण आदेशक के प्रति दायित्वबोध या आदेशक की विधिकता में विश्वास होता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सत्ता वह शक्ति है जिसमें वैधता प्राप्त होती है। ठीक है, उसी प्रकार मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 प्रकार बताए हैं। एक, परंपरागत सत्ता। यह सत्ता परंपरागत प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित होती है। इस प्रकार की सत्ता का पालन दीर्घकाल से प्रवर्तित परंपराओं में पवित्रता में विश्वास के कारण होता है। मतलब इसमें जो होती है परंपरात्मक सत्ता या परंपरागत सत्ता जो होती है, उसमें एक व्यक्ति को परंपरा द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण एक विशेष प्रमुख मान लिया जाता है और उन्हीं के जो आदेश होते हैं वो सभी लोग उनका पालन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पर है चमत्कारी सत्ता या करिश्माई सत्ता। ये जो सत्ता होती है किसी व्यक्ति में निहित अतिमानवीय गुणों में विश्वास पर आधारित होती है, ना कि किसी पद या नियम पे आधारित। इसमें अधीनस्थ आदेशों का पालन चमत्कारी शक्ति मान का स्वीकार करते हैं। जब नेता उच्चस्थ में इस शक्ति की कमी होने लगती है तो उसे सत्ता से वंचित कर दिया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी का प्राधिकार है। मतलब बहुत इजी शब्दों में अगर बात की जाए तो करिश्माई या चमत्कारी जो सत्ता का आधार होता है वो व्यक्ति का चमत्कारी गुण या विलक्षण व्यक्तित्व होता है। जिन व्यक्तियों के पास किसी प्रकार की विलक्षण शक्ति या करामत होती है वो ही करिश्माई सत्ता के अधिकारी होते हैं, जैसे कि पीर, पैगंबर, अवतार, धार्मिक नेता, योद्धा या समाज सुधारक आदि जो होते हैं वो इस सत्ता के ही श्रेणी में आते हैं। जैसे और अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी, अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव आदि सत्ता का आधार जो है वो करिश्माई सत्ता ही है। ठीक है, अब जो इन्होंने मैक्स वेबर ने तीसरी सत्ता बताई वो बताया वैधानिक सत्ता। तो वैधानिक सत्ता तार्किकता पर आधारित सत्ता है। राष्ट्र का संविधान या संगठन का कानून इस सत्ता का स्रोत होता है। इस सत्ता के आदेशों का पालन आदेश की वस्तुनिष्ठता के कारण होता है। या हम कह सकते हैं कि वैधानिक सत्ता जो होती है वह अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। इसमें अधिकारी उन नियमों के अधीन होते हैं जो इन सत्ता की सीमा को निर्धारित करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? ऑप्शन ए, पवित्र व अपवित्र दुर्खिम। ऑप्शन बी, संदर्भ समूह मर्टन। ऑप्शन सी, शुद्धता एवं अशुद्धता लुईस डुमा। या ऑप्शन डी, प्रभुत्व जाति घुरिए। तो बताइए किसमें किसका मेल नहीं है, मतलब किसकी अवधारणा किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी,
प्रभुत्व जाति घुरिए, क्योंकि ये प्रभुत्व जाति आपकी घुरिए की ना होकर के MS श्रीनिवास की है। आइए जानते हैं प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति क्या होती है। प्रभु जाति यह प्रभावशाली जाति या प्रभुत्व जाति की अवधारणा MN श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज में प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि प्रभु जाति वह होती है जिसका आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण होता है और जिसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है तथा उनकी छवि सर्वश्रेष्ठ होती है। मतलब कहने को अगर बात की जाए तो प्रभु जाति वो होती है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण जाति ही उच्च जाति की होगी, मतलब जिसके पास अधिक संसाधन होंगे आर्थिक व राजनीतिक रूप से, या वहाँ की जनसंख्या में जो सबसे ज़्यादा अधिक होगा उसी को प्रभु जाति कहेंगे। जैसे उत्तर भारत में अहिर, राजपूत, ये सब एक तरह से प्रभु जाति होते थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आवश्यकता सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी देन है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी मीड, ऑप्शन सी मेलिनोवस्की या ऑप्शन डी मनहाइम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मेलिनोवस्की। तो जो कि मेलिनोवस्की एक प्रकार्यवादी थे, तो इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार कहा जाता है कि मानव की आवश्यकताएं अनेक होती हैं, जैसे सामाजिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, आर्थिक आवश्यकताएं। तो व्यक्ति की जो जैसे आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में बात कर ली जाए तो व्यक्ति की अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनुष बाण से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करता है। वहीं अगर मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बात की जाए तो वो भाषा, धर्म, कला आदि की सहायता लेता है। तो इसमें ये बात की गई कि ये सब आवश्यकताएं एक दूसरे से संबंधित होती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन के रूप में काम करने वाली या काम में आने वाली संस्कृति की विभिन्न इकाइयाँ जो होती हैं वह आपस में अंतः संबंधित होते हैं। ये जो अंतः संबंध होते हैं ये मानव की प्राणी शास्त्रीय प्रेरणाएं या आवश्यकताएं होती हैं। अतः किसी भी संस्कृति के संगठन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव की उपरोक्त प्राणी शास्त्रीय प्रेरणाएं या आवश्यकताओं की पूर्ति ही साधन की उपलब्धता कराना होता है। यही इन्होंने आवश्यकता के सिद्धांत में कहा है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक शोधकर्ता का आपराधिक गैंग बनाने और समाप्त करने के अध्ययन के प्रयास में गैंग का स्वयं भी सक्रिय सदस्य बन जाना, इस तरह की भूमिका को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ऑप्शन ए निरीक्षण सहभागी जैसा, ऑप्शन बी सहभागी निरीक्षण, ऑप्शन सी केवल सहभागी या ऑप्शन डी केवल निरीक्षण। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सहभागी निरीक्षण। आइए अब जानते हैं कि सहभागी निरीक्षण क्या होता है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सहभागी अवलोकन या निरीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिंडमैन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। इस प्रकार के अवलोकन के अनुसार समूह में व्यक्ति इतना घुल मिल जाता है कि वह अपनी व्यक्तिगत पृथकता की भावना को छोड़ देता है। मतलब वो जाता तो है उसका अवलोकन करने के लिए, लेकिन उस समूह के साथ ही वो रहने लगता है। और जब वो समूह के साथ रह करके उसका अवलोकन करने लगता है तो वो अपनी व्यक्तिगत जो पृथकता होती है उसको भूल जाता है, वो उसी के अनुसार उसमें ढल जाता है, तब उसका अध्ययन करता है। तो ये अध्ययन जो है सहभागी अवलोकन, तो इसमें पूरी तरह से अवलोकन तो कर लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो समुदाय में जाता है या जिस भी चीज़ का वो अवलोकन करता है उसका सहभागी बन जाने का ना इसमें पक्षपातपूर्ण अव्यक्ति या पक्षपातपूर्ण ज़्यादा आ जाती हैं इसमें। तो ये अवलोकन एक हिसाब से सही भी कहा जाता है और कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण भाव आ जाने के कारण इसे गलत भी कहा जा सकता है। तो आइए बढ़ते अपने
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आदर्श व्यवहारों को जिन्हें समाज आवश्यक मानता है तथा जिनका वह कठोरतापूर्वक पालन करता है कहा जाता है। ऑप्शन ए जनरीतियाँ, ऑप्शन बी जनरूढ़ियाँ, ऑप्शन सी प्रथाएं या ऑप्शन डी मान्यताएं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रथाएं। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथा शब्द का प्रयोग ऐसी जनरीतियों के लिए होता है जो समाज में बहुत समय से प्रचलित होती हैं। प्रथा में समूह कल्याण की भावना निहित होती है, अतः हम कह सकते हैं जब कोई जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है तो वो प्रथा का रूप ले लेती है या प्रथा कहलाती है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। समाजशास्त्र के संदर्भ में अप्रकार्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक क्रिया के अनुपयोगी परिणाम, ऑप्शन बी एक क्रिया के दुष्परिणाम, ऑप्शन सी एक क्रिया के अनेक परिणाम या ऑप्शन डी एक क्रिया के अप्रासंगिक परिणाम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी एक क्रिया के दुष्परिणाम। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मर्टन का मानना है कि प्रकार्यवादियों का यह विचार है कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयाँ कोई ना कोई उपयोगी या सकारात्मक प्रकार्य हैं। ये इन प्रकार्यवादियों का मानना, ये मर्टन कहते हैं, सही नहीं है। या हो सकता है उनके अनुसार, मर्टन ने बोला है, लेकिन कुछ इकाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो प्रकार्य में सकारात्मक प्रकार्य या सकारात्मक प्रभाव ना डालकर दुष्प्रकार्य का कार्य करती हैं। अतः इस प्रकार दुष्प्रकार्य से समाज संगठित ना होकर विघटित होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मर्टन ने ये बात बस कही है कि जैसे जो भी अभी तक प्रकार्यवादी थे उन्होंने मान रहा था कि समाज में जो भी इकाइयाँ होती हैं वो सकारात्मक प्रकार्य होती हैं, मतलब सकारात्मक प्रभाव डालती हैं या अनुकूलन बनाए रखती हैं। लेकिन मर्टन ने इसमें ये शामिल किया है कि सभी का ये मानना सही नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी इकाइयाँ जरूर होंगी जो समाज में दुष्प्रकार्य होंगी, मतलब समाज को असंगठित या विघटित करती होंगी। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अपेक्षता समाजीकरण की अवधारणा का निम्नलिखित में से किसने प्रयोग किया है? ऑप्शन ए मीड, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी मर्टन या ऑप्शन डी सोरोकिन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी मर्टन। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग आर.के. मर्टन ने किया था। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से उसे समाज के मूल्यों एवं मानकों को स्वीकारने की प्रेरणा मिलती है, अतः इसे ही हम समाजीकरण कहेंगे। अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कौन सा सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है, ऑप्शन बी संपत्ति एवं सम्मान अर्जित करने के से व्यक्ति की जात बदल जाती है, ऑप्शन सी जाति व्यवस्था में जाति समूह को ऊर्ध्वोन्मुख गतिशीलता संभव है, या ऑप्शन डी जाति व्यवस्था में जाति समूह को क्षैतिज गतिशीलता संभव है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। माजुमदार एंड मदान ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है।
इसका अर्थ है कि भारतीय जाति व्यवस्था में जाति बदलना या किसी अन्य जाति में शामिल होना संभव नहीं है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा? तो मजूमदार एंड मधान ने कहा। आई होप आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में वो पूछ सकते हैं और हमें सुझाव दे सकते हैं। Thank you for watching my channel. Please like, subscribe and share. Thank you.